अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बाराने रहमत। मैं हूँ सिद्रा इकबाल, हमेशा की तरह आपका और मेरा साथ 3 बजे तक, और थोड़ी देर पहले आप लाइव देख रहे थे मुझे हमारे सोशल मीडिया पे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 27वां रोज़ा, यानी ये महीना रुखसत होने को है, लेकिन आज का दिन ख़ास अहमियत इसलिए भी लगता है क्योंकि यकीनन हम इन ताक रातों में, इस आखिरी अशरे में उस कदर वाली रात की तलाश कर रहे हैं जो हज़ार महीनों से बेहतर है। और हमारे कई रिवायात के मुताबिक, कई इशारों के मुताबिक वो 27वीं शब है। लेकिन इस ख़ास शब की अहमियत ये भी है कि इसी दिन पाकिस्तान का क़याम हुआ था, यानी 14 अगस्त 1947 की शब 27वीं रमज़ान की शब थी। और अल्लाह ताला ने हमें ये ख़ास नेमत हमारी आज़ाद मुमलिकत दी। बरसग़ीर में हमारे पुरखों की, हमारे अजदाद की जो कुर्बानियाँ थीं वो रंग लाईं, और यकीनन इस जद्दोजहद मुसलसल के बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को पाया। लेकिन कई लोग ये इशारा करते हैं कि इसकी जो कदर है, इस नेमत को जितना हमें संभालना चाहिए था, जिस तरह इसके वक़ार में इजाफ़ा करना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें हम देखते हैं कि हमारी कोताही है। पाकिस्तान में आपको अनगिनत ऐसे लोग नज़र आएंगे जो यकीनन बहुत टैलेंटेड हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हमारे महदूद वसाइल में, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स और नशेब व फराज के बावजूद पाकिस्तान का टैलेंट, पाकिस्तानी नौजवान दुनिया में माने जाते हैं। लेकिन अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन। और ख़ास तौर पे साल 2021 के बाद आने वाले वक्तों में जब दुनिया पूरी बदल गई है, पलट गई है काया, तो यकीनन हमें भी नए तरीके से आगे बढ़ना है। तो पाकिस्तान के नौजवानों के लिए आज का प्रोग्राम खुसूसी अहमियत का हामिल, जिसमें हम अपने इंटेलेक्चुअल से, और ना सिर्फ ये कि हमारे नौजवान नस्ल के जो नुमाइंदेगान हैं, जिनको वो अपना हीरो, अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि व्हाट डू दे थिंक पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन कैसे होने चाहिए, हमें किन पॉलिसी मैटर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ, लेकिन वापस आएंगे तो आज एक पावर पैक शो है जिसमें हमारे पास ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। इसके अलावा टैलेंटेड पाकिस्तानीज़ हैं, और आज ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म के रिसाइटल्स होंगे। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए हमारा बाराने रहमत 27th ऑफ रमज़ान स्पेशल। विल बी बैक राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत। यकीनन हमारा आज पाकिस्तान डे स्पेशल, क्योंकि आज की जो खुशी है, इस दिन की जो अहमियत है, वो पाकिस्तानियों के लिए कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि आज ही का दिन था जब पाकिस्तान वजूद में आया। और यकीनन आज जहाँ हम मुख्तलिफ मौज़ूआत का जिक्र करते हैं, एक पेंडेमिक की फ़िज़ा में हैं, मुख्तलिफ ग्लोबल चैलेंजेस हमारे सामने हैं, इंटरनल चैलेंजेस हमारे सामने हैं, ये बड़ा अहम है कि हम उन लोगों से रुजू करें जो मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से बिलोंग करते हैं, लेकिन ट्रूली दे आर द थिंकर्स, दे आर in touch with the pulse of the people। तो आज एक बहुत ही ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है, और इनसे हम डिस्कस करेंगे ना सिर्फ पाकिस्तान के मौजूदा चैलेंजेस, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रेंथ मानी जाती है हमारी यूथफुल पॉपुलेशन, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सेहत के हवाले से भी उनको इम्यूनिटी दी है। हमने देखा कि जिस तरह का ज़ोर पेंडेमिक का हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, उस तरह पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। लेकिन जहाँ हम चाहेंगे कि ये जो हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी स्ट्रेंथ ही रहे, खुदा ना खास्ता ये कोई हमारी लाइबिलिटी ना बन जाए, हमारे लिए मुश्किलात ना बन जाएं, वो होता है जब आप इनकी तरबियत नहीं करते, आप इनको डिसिप्लिन नहीं देते, आप इनको होप नहीं देते। तो हाउ कैन वी पुट ऑल ऑफ दैट टुगेदर, एंड स्पेशली व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड 2021 के बाद, ये हमारे अहम सवालात होंगे। आज जो ब्रिलियंट पैनल मेरे साथ मौजूद है, कराची स्टूडियो से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ समाजी कारकुन हैं, इसके अलावा हमारी बहुत प्यारी हैं, मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत पर बड़ा ज़बरदस्त बोलती हैं। हमारे साथ हैं आलिया भाभी, आलिया सारिम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आलिया भाभी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और ऑफ कोर्स हमें वर्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं एन अदर वेरी प्रोमिनेंट स्टार ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने शुरुआत और उनकी वजह शोहरत उनकी गुलकारी बनी, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उनका फोकस पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाना है, और इस शोबे से वो काफ़ी अरसे से मुंसलिक रहे हैं। ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। पहले एक बड़ा नॉवल कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में लेके आए, आई एम पेड टू लर्न, और उसके बाद अडॉप्टिंग अ गवर्नमेंट स्कूल, बिकॉज जिस स्केल में पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग़ की ज़रूरत है या तालीमी निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, वो सिर्फ एक अपना इदारा बना के इनिशिएटिव लेके नहीं, बल्कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रॉय। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम। वालेकुम अस्सलाम।
जी, एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे बुजुर्ग, हमारे मेंटोर, समबडी हु इज़ डेफिनेटली यू नो अ लव्ड थिंकर एंड फिलोसोफर ऑफ पाकिस्तान, इनकी शायरी की तरफ अगर देखें तो हमें एक फ़लसफ़ा नज़र आता है, ज़िंदगी गुजारने के उसूल नज़र आते हैं और फॉरवर्ड थिंकिंग नज़र आती है। हमारे साथ मौजूद हैं अमजद इस्लाम अमजद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। अमजद साहब, आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँ, हम हमेशा बात करते हैं कि एक फ़लसफ़े, एक विज़न के तहत पाकिस्तान का क़याम हुआ और मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस और दौर नशेब व फराज हमारे मुल्क ने, हमारी कौम ने देखे। लेकिन आज जिस किस्म के चैलेंजेस का हमें सामना है, खुसूसन इस पेंडेमिक का अगर जिक्र किया जाए, तो आप क्या तसव्वुर करते हैं कि आने वाले दिनों में हमें किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है और हमारी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है इन चैलेंजेस के अगेंस्ट? अच्छा, देखिए, बात ये है कि पेंडेमिक तो अब एक वक्ती सी एक सिचुएशन है, इंशाल्लाह ये जल्दी निकल जाएगी। जी। लेकिन बुनियादी तौर पर जो चीज़ है, 73 बरस हो गए हमें एक नए मुल्क में रहते हुए, जिसको हमने बड़ी आरजुओं से, बड़े शौक से बनाया था। और एक एक यानी जिसको कहना चाहिए कि उसके लिए एक हमारे पास कुछ दलाइल थे कि हम किस तरह की ज़िंदगी चाहते हैं, जिसके लिए हमने एक अलहदा खित्ता ज़मीन जो है वो लिया। तो हमें उसको कभी नहीं भूलना चाहिए कि बुनियादी तौर पर ये था कि जो हमारी तारीख रही है यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग जो एक ख़ास मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको मुल्क में अपना ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो प्रॉपर स्पेस जो है वो नहीं मिल रही थी। और उसी की तलाश में आकर ये सिलसिला बना कि हम एक अलग मुल्क बनाएं और फिर उस मुल्क में वो सारी चीज़ें जो हम करना चाहते थे, जो हमारी आरज़ुएं उम्मीदें हैं, उनको करें। अब अगर हम देखते हैं तो 73 बरस में मुमकिन है बहुत सारी चीज़ें उस तरह से ना हो पाई हों, मगर मेरे ख्याल में ये कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। अगर हम दुनिया को देखने की कोशिश करें, इसकी तारीख को समझने की कोशिश करें और जो मफादात बड़ी ताकतवर कौमों के दुनिया में हैं, जो दुनिया को चला रहे हैं, तो हम लोग जो हैं वो आ जाते हैं रिसीविंग एंड पे। बिल्कुल कि सही कह रहे हैं अमजद साहब, और आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए कि जिन उसूलों के तहत हमने इस मुल्क का क़याम किया था और जद्दोजहद की थी और हमारे पुरखों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी थी, उसमें बड़ा अहम है कि हमारे दीन के दिए हुए उसूल, जैसे आज भी बात की जाती है कि पाकिस्तान विल बी फैशन्ड अराउंड रियासतुल मदीना। लेकिन शहजाद, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अक्सर पाकिस्तान के देरीना मसाइल के लिए, चैलेंजेस के लिए कहा जाता है कि जी 5-10 साल का अरसा कुछ भी नहीं है, लंबा अरसा लगेगा इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। और कौमों की ज़िंदगी में हम ये जुमला सुनते हुए बड़े हुए हैं कि कौमों की ज़िंदगी में 5, 10, 20 साल कोई मायने नहीं रखते। लेकिन आज अगर पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा होता है, जब तक वो 25-28 साल का होगा, इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क 100 बरस का हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि किन इशूज़ पे हमें आज फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि इंशाल्लाह ताला जब हमारा मुल्क एक सदी मुकम्मल करे तो वो प्रॉब्लम्स हमारे वो नौजवान फेस ना कर रहे हों? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सिद्रा। देखिए, अमजद साहब ने जैसे बात की और उनका जो अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री के बारे में ऑब्वियसली, और हम सारे उनके फ़ैन हैं, बिल्कुल बजा फरमाया उन्होंने कि कौमों की ज़िंदगियों के अंदर ये वक्त कुछ भी नहीं होता। मैं जो एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा, जो आपने कहा हम 100 साल के हो जाएंगे, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्या हम कितनी डाइवर्सिफाइड मुल्क हैं, कितनी कौमें यहाँ पर रहती हैं, कितना कॉस्मोपॉलिटन ये मुल्क है, बट जो साइंटिफिक इन्वेंशंस होती है ना, वो किसी भी मुल्क को बचाती हैं। सही। अगर आपके मुल्क में इजादात नहीं हो रही होंगी तो आप जो है वो लोगों के दुनिया के रहमो करम पर रहेंगे। सही। तो इजादात नहीं होने का रीजन क्या होता है? देखिए, इजादात होती हैं यूनिवर्सिटीज, तो हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज नहीं है और ना ही बनने के कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं। तो जब कोई इजादात नहीं होंगी तो फिर हमारी लैंग्वेज भी खत्म होगी, हम बोरो भी करेंगे, हम रहमो करम पे भी रहेंगे। तो एक फोकस करना शुरू करना चाहिए आज कि बच्चों को सवाल पूछने की सलाहियत डेवलप करें। अगर यूनिवर्सिटीज नहीं भी बना सकते अच्छी, तो स्कूलों के अंदर ऐसा निसाब, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें
जहां पर बच्चा सवाल पूछ सके। सही। अगर वो सवाल नहीं पूछेगा तो इजादात नहीं होंगी, इन्वेंशंस नहीं होंगी और हम पीछे रह जाएंगे। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि नहीं, वेरी वेल सेड। आलिया भाभी, ये आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी। बच्चे की ट्रेनिंग, जाहिर सी बात है बचपन में ही हम उसकी सवाल करने की सलाहियत को हम एक तरह से दबा देते हैं, लेकिन फिर हमने ये भी देखा है कि जब बड़े हो जाते हैं यही बच्चे तो इन्हीं बिहेवियर्स को आगे लेके चलते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि कौन कमज़ोर है, कौन ताकतवर है, किसकी हैसियत है, किसके पास ये हुकूक मौजूद हैं कि वो सवाल कर सकता है। ख़वातीन अपने आप को पिसा हुआ तबका महसूस करती हैं, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो अपने आप को पिसा हुआ तबका महसूस करता है। इंसाफ पे मबनी एक माशरा कैसे बनाया जा सकता है? सबने अपने हिसाब से बेहतरीन बात की, अमजद साहब ने भी, शहजाद साहब ने भी, और उन्होंने अपने फील्ड के हवाले से कहा। मैं क्योंकि शेल्टर होम रन करती हूँ तो मैं रिश्तों के हवाले से बात करूँगी, और क्योंकि हम फ्री लीगल एड देते हैं हमारा इदारा, तो हम इंसाफ के हवाले से बात करेंगे। इंसाफ जिस माशरे में कायम हो जाता है वो माशरा हमेशा तरक्की करता है। हमारे माशरे में हम अगर नौजवानों को ये कहते हैं कि तुम पढ़ो लिखो फिर तुम्हें बेहतरीन ज़िंदगी मिलेगी, और हम उन्हें नौकरियाँ फराहम नहीं कर पाते, तो फिर वही बच्चे हमसे खड़े होकर सवाल करते हैं कि हमारी तालीम के साथ क्या इंसाफ किया गया, हमारी उस मेहनत के साथ क्या इंसाफ किया गया। नहीं किया गया तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसी तरह जब मजदूर होता है, मजदूर बहुत तन मन धन लगाकर वो अपनी मजदूरी करता है, लेकिन जब उसको उसकी उजरत प्रॉपर नहीं मिलती, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो वो भी अपनी मेहनत से किसी हद तक वो नाला नजर आ रहा होता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन क्या वफादारी और ईमानदारी के साथ और इंसाफ के साथ मुझे वो चीज़ें वापस मिल रही हैं? वो नहीं मिल रही होती हैं। इन सारे इंसाफ को लेते हुए अब मैं घर के अंदर एक फैमिली यूनिट पर आ जाती हूँ। जब मैं फैमिली यूनिट की बात करती हूँ तो वहाँ पर भी यही सवाल होता है कि आम तौर से औरत और बच्चा, ये हमारे यहाँ वैसे तो सभी पिस रहे हैं, लेकिन ये खास तौर पर ज़्यादा पिस रहे हैं। बिल्कुल। तो जब इनकी बात आती है तो औरत भी यही कहती है कि मैं घर के अंदर भी बैठती हूँ, मैं सारे काम भी करती हूँ, फैमिली को भी लेकर चलती हूँ, क्या उसके बाद मेरे साथ इंसाफ होता है? क्या मुझे वो ड्यू रिस्पेक्ट दी जाती है जिसकी मैं हकदार हूँ? क्या वो मोहब्बत मुझे दी जाती है जिसकी मैं हकदार हूँ? तो यहाँ पर भी मुझे हक तलफी नजर आती है, और सारी हक तलफियाँ तो जैसे तैसे करके पाकिस्तान सहार रहा है और अपने आप को सलामत रखा है, और अल्लाह इसको रहती दुनिया तक सलामत रखे। लेकिन जो मैं घर के अंदर तकालीफ देख रही हूँ, जो मैं रिश्तों के अंदर तकालीफ देख रही हूँ, ये अल्लाह ताला करे कि हम इसको जल्द अज जल्द कंट्रोल कर लें, क्योंकि इसका नुकसान मुझे बाकी नुकसानात से ज्यादा नजर आ रहा है कि अगर रिश्ते टूटे या रिश्ते कमजोर पड़े तो मुल्क को बहुत नुकसान और ये हमारा खासा है। अगर आप बात करें कि इस खित्ते को और हमारे मुल्क को, हमारी कौम को क्या चीज़ यूनिक बनाती है, तो यही एहसास और दर्दमंदी है। और हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो जाएं और आप ये समझें कि जी मुल्क में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन बहुत सारी ऐसे मसाइल हैं जिनकी निशानदेही करना पहला कदम है उनको सॉल्व करने से। अच्छा जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है हमें, लेकिन वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं बारान रहमत, यकीनन खुशियों का, बरकतों का, रहमतों का दिन, जब हम अपने रब की बहुत सारी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। यकीनन पाकिस्तान का, इस आज़ाद मुमलिकत का, जहां हम अपनी मर्ज़ी से रह सकते हैं, जहां हमारे हुकूक को कोई सल्ब नहीं करता, इस नेमत को हमें कई दफ़ा गिनना चाहिए। हमारे ही सामने है। पहले हम समझते थे कि शायद इसको हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, लेकिन इस खित्ते में देखें, दुनिया में नज़र डालें, कितने लोगों ने अपनी आज़ादी को आनन फानन खोया है। और जब कोई नेमत आपसे छिन जाती है तब एहसास होता है उसने आपकी ज़िंदगी को कितना पुरनूर बनाया हुआ था। एक दफ़ा फिर जी वेलकम करते हैं हमारे पैनल को। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया सारिम साहिबा, शहजाद रॉय और अमजद इस्लाम अमजद साहब। अमजद साहब, मुझे बताइएगा कि जब आप हमारे इर्द गिर्द अब नौजवानों को देखते हैं, एक बात अल्लामा इकबाल साहब ने कही थी कि नौजवानों को पीरों का उस्ताद कर, लेकिन ये जो नौजवान नस्ल है इसके पास चीज़ें बड़ी तेज़ी से आई हैं, और कई दफ़ा हम बुज़ुर्गों का सुनते हुए देखते हैं कि वो कहते हैं कि जी वो जो तक़द्दुस था, एहतराम था, वो पीछे रह गया। नौजवान नस्ल कहती है कि जी ये दौर बहुत मुख्तलिफ है, इसमें जो टूल्स चाहिए वो समझ ही नहीं पाते, हमारा कम्युनिकेशन गैप है, जनरेशन गैप है। किस तरह देखते हैं आप इन मसाइल को? नहीं, देखिए, इसमें जुज़वी हकीकत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं जी कि पिछले 40-50 साल में दुनिया जिस तेज़ी से बदली है और जिस यानी अपसाइड डाउन हो गई हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें यकीनन वो जो एक ख़ास तरह का ठहराव था बुज़ुर्गों में और नौजवान नस्ल में, एक दूसरे के साथ उनकी जो कम्युनिकेशन थी, डेफिनेटली उसमें फ़र्क तो पड़ा है। लेकिन ये फ़र्क पड़ा है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही उनकी जो नौइयत या शक्ल जो है वो बदल गई हो।
मैं ये समझता हूँ कि जैसे भी शहजाद भी जिक्र कर रहे थे, जी जब तक हम अपने कौम के अफराद को जी तालीम नहीं देंगे, जहालत से नहीं निकालेंगे, एम्पावर नहीं करेंगे जी और उनको उनकी जो सलाहियतें हैं उनको सामने आने का मौका देंगे, तो ये असल रास्ता है मुल्क की तरक्की का। जहाँ तक नौजवानों का ये मसला है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक टेम्परेरी फेज है। ये अगर दोनों तरफ से ठंडे दिलो दिमाग के साथ इसको एडजस्ट करने की कोशिश की जाए तो कोई वजह नहीं है कि हम एक ऐसा तरीका जो है नया बिल्कुल बना लें जी कि जिसमें नई नस्ल और पुरानी नस्ल जो है वो साथ साथ जिंदगी गुजार सके। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ जनरेशन्स का भी मसला नहीं अमजद साहब, अक्सर ऐसा लगता है कि नौजवानों का, अगर आपका जो तबका फ़िक्र है, आपका जो सोचने का अंदाज़ है मुख्तलिफ है, तो एक दूसरे के लिए अदम बर्दाश्त भी नज़र आता है, एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाते, इख्तिलाफ राय की कोई स्पेस नहीं नज़र आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, वो बेसिक बुनियादी तौर पर वो तहजीब की कमी है। देखिए, अब जब एक ग्रूमिंग होती है ना, एक इंडिविजुअल की होती है, एक मुआशरे की होती है। सही। जब एक मुआशरा जो है वो ऊपर को जाता है, यानी उसके लोग पढ़ते लिखते हैं, इल्म हासिल करते हैं, जिंदगी की हकीकतों को समझते हैं, तो खुद ब खुद उनके अंदर जो है ये टॉलरेंस जो है उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब हम छोटी छोटी बातों पर क्लैश करना शुरू कर देते हैं और अपने अपने मफादात जो है उनको ज्यादा अहमियत देते हैं बनिस्बत कौमी मफादात पे या इज्तिमाई मफादात पे, तो फिर वो इंटॉलरेंस जो है वो बढ़ती है। बिल्कुल सही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंटॉलरेंस है इसको कम किया जा सकता है। Absolutely. ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। अच्छा, मेरा पूरा पैनल इस बात पे मुत्तफ़िक है कि तालीम और तरबियत से ही भलाई का, बेहतरी का रास्ता निकलेगा। लेकिन शहजाद, आई हैव ऑलवेज सीन यू एडवोकेटिंग एजुकेशन फॉर ऑल, लेकिन इस वक्त तो जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उनका निज़ाम भी, यानी उनका भी पूरा तालीमी तसलसल टूट गया है। और दूसरा जो बात की जा रही थी पहले, इससे पहले पेंडेमिक से पहले एक हमारे यहाँ डिस्कोर्स शुरू हुआ था सिंगल नेशनल करिकुलम का, कि जो आपसी तबकाती फ़र्क है उसको ख़त्म किया जाए। आप इन दोनों चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं? आई मीन, दीज आर extraordinary times. How will we resume education? क्या एजुकेशन की शक्ल हमेशा के लिए बदल गई है? और दूसरा ये कि सिंगल नेशनल करिकुलम क्या आपको लगता है पाकिस्तान को मदद करेगा? देखिए, एक तो पहले जो टॉलरेट करने की बात की जा रही है, मैं इस पर मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, बट लेकिन आपने सवाल कोई और किया तो मैं उधर जाऊंगा, बट आई विल जस्ट क्विकली कमेंट ऑन दिस। देखिए, बचपन से बच्चों को टॉलरेट करना नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि टॉलरेट करना होता है कि आप बर्दाश्त करते हैं किसी को। बहुत जरूरी है हम को एग्जिस्ट करना सिखाएं उनको। हम उनको बताएं कि को एग्जिस्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि जब आप बर्दाश्त डालते हैं, दैट मींस इफ यू डोंट लाइक समवन, यू जस्ट बर्दाश्त कर रहे हैं आप उनको। एग्जैक्टली। यू नो, डाइवर्सिटी जहाँ पर होती है वहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाता, वहाँ पर को एग्जिस्ट करने की कोशिश की जाती है। दूसरा, स्कूलों का ये जो पेंडेमिक के अंदर हुआ है, खासतौर पर गवर्नमेंट स्कूल्स और बाकी, देखें इसके अंदर ये जो ई लर्निंग वगैरह शुरू हुई है, इससे मजीद एक्सपोज हुआ हमारा सिस्टम। ये तमाम इश्यूज हमारे पास पहले से ही थे। ये कोई ई लर्निंग होने से कोई चीज़ें सिर्फ हमारे पास इतनी बड़ी होकर सामने आ गई हैं कि हमारे एजुकेशन निज़ाम में मसले क्या क्या हैं। सो ये ई लर्निंग खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए तो वैसे ही नहीं चलती। तो पेंडेमिक जो है इसने एक्सपोज किया हमारे एजुकेशन सिस्टम को, जो हमारे इश्यूज हैं। और तालीमी निज़ाम पहले ही कोई इतना अच्छा नहीं था कि पेंडेमिक के अंदर आकर हम बिल्कुल ही तबाह हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा तालीमी निज़ाम बहुत बुरा है, और बुरा इन द सेंस व्हेन आई से बुरा, दैट मींस कि थिंकिंग इंडिविजुअल नहीं बनाता है। तो जो वो स्कूल में रट रहे थे वही ई लर्निंग में रट रहे हैं, और ई लर्निंग तो वैसे ही बच्चों के लिए बेहतर नहीं। तो हमें तो निज़ाम को ठीक करना है। सो मेरे लिए ये सबसे खतरनाक बात पेंडेमिक में ये हुई है कि बच्चे सोशलाइज नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ा, पढ़ाई का मुझे मसला नहीं हुआ, पढ़ाई कोई ऐसी नहीं थी कि, लेकिन जो बच्चे नहीं मिल पा रहे आपस में, ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, सिंगल नेशनल करिकुलम जो है, देखिए इस मुल्क को ये एक अच्छी एफर्ट है जो की गई है, बट करिकुलम हमारे मुल्क का कभी भी इशू नहीं था। हमारे मुल्क का इशू सिलेबस था, जो किताबें हैं। करिकुलम तो एक गाइडलाइन होती है, सिलेबस हमारा इशू था, और सिलेबस से ज़्यादा बड़ा इशू हमारे टीचर्स थे, और टीचर्स से भी ज़्यादा बड़ा इशू हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो करिकुलम शायद चौथे पाँचवें नंबर पे आता था, बट हमने पहले करने की कोशिश की है। तो मुझे कोई इतना पेंडेमिक की वजह से सोशलाइज करने का मसला हुआ है बच्चों का। पढ़ाई हमारी वैसे ही काफ़ी फारिग थी, और अब भी वैसे ही है।
सही। तो आपको लगता है कि तालीम के निज़ाम को ओवरऑल जो मेजर सिस्टेमिक चेंजेस की ज़रूरत है उसके अंदर येस द करिकुलम इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन उससे ज़्यादा प्रेसिंग इश्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। आलिया भाभी, आप क्या कहेंगी इस पूरे ढांचे में? और लगता है मुझे कि खातून आप पैनल में हैं तो मुझे सारे वो जो फीमेल रिलेटेड, जेंडर रिलेटेड सवालात मैं आपकी तरफ डायरेक्ट करती हूँ, बट इट इज़ ऑल्सो बिकॉज यू हैव सच एन एक्सपोजर टू दीज इश्यूज़। मुझे बताएं कि आज की खातून साल 2021 में मुझे लगता है कि जैसे जैसे चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं, हमें सक्सेसफुल स्टार्स हर फील्ड में नज़र आते हैं यानी ख़वातीन के रूप में, लेकिन फिर भी हमारी सोच काफ़ी रिग्रेसिव हो गई। यानी अगर 70 की दहाई में, 80 की दहाई में एक पारसी खातून है वो एक स्कर्ट पहन के भी पाकिस्तान में घूम सकती है, किसी ने साड़ी पहनी हो तो उसको जज नहीं। अब हमने पहनावों पे, अपीयरेंसेस पे लोगों को जज करना ज़्यादा हार्शली शुरू कर दिया है। इससे जो स्पेस है खातून के लिए परफॉर्म करने के लिए वो और कम हो जाती है। आप कैसे देखती हैं इस इशू को? मैं शुरू तो स्टूडेंट से करती हूँ। बेशक मेरे मुल्क में जहाँ तक हम देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हों, निज़ाम में कमी हमें नज़र आती है, लेकिन मेरे ही मुल्क के बच्चे वो इंडिविजुअल हैं, वो इंटेलिजेंट हैं, वो दुनिया में जाते हैं और वो अपना नाम बनाते हैं। ऐसे ऐसे मुल्कों में नाम बनाते हैं कि इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन हमारे लोगों का वहाँ पर एक नाम मकाम, चाहे डॉक्टर्स हों या इंजीनियर्स हैं, मौजूद है। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे मुल्क में बेहतरीन लोग, बेहतरीन स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल सोच, इंटेलेक्ट सब मौजूद है। दुख इस बात का है कि दुनिया उनको यहाँ से ले जाती है और वो यहाँ से चले जाते हैं। वो फिर हमारे पाकिस्तान को सर्व करने के बजाय उन ममालिक में सर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि वही उनको इज्जत देते हैं, वही मकाम देते हैं, वही उन्हें रास्ते दे देते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हमारे पास रेमिटेंस आती है, तो मैं फिर कह दूं कि हमारी रूट्स, पाकिस्तान की रूट्स बहुत मजबूत हैं। हमारे लोग दुनिया में कहीं भी चले जाते हैं, वो अपने मुल्क को, अपने लोगों को, रिश्तों को याद रखते हैं, वो वहाँ जाके भी हमारी मदद करते हैं। अब मैं आ जाती हूँ औरतों की तरफ। माँ वो हस्ती है जो पूरी अल्लाह के बाद पूरी कायनात को वही लेकर चलती है। ऐसा मेरा मानना है कि माँ ही हर चीज़ को, हर प्रोडक्ट माँ तैयार कर रही होती है। लेकिन जब माँ को ही तनकीद का निशाना बना दिया जाए और लिबास पे जज करना शुरू कर दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादती हो जाएगी। मैं एक बैलेंस बात करने की कोशिश करूँगी कि आप लिबास पर जज भी नहीं करेंगे और औरतों को ये कहूँगी कि जैसा देश वैसा भेस। अगर हमें बाहर निकलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है और हमें निकलना ही है, तो जब तक लोग इस चीज़ को समझ ना पाए, हम अपने आप को थोड़े उस तरह से बाहर निकालें ताकि उसको एक्सेप्टेबल हो। लेकिन जिसका जो लिबास है, जैसे आपने पारसी का कहा कि उनका एक मखसूस लिबास है, इसी तरह हिंदू लोग हमारे पास मौजूद है। हमारे पास तो माशाल्लाह खूबसूरत मुल्क है, गुलदस्ता है, हर कौम के लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं। तो जिसका जो लिबास है वो उसका अपना मसला है, आप उस पर क्रिटिसिज्म इस तरह नहीं कर सकते कि आप जजमेंटल हो जाएं। और आप अपने किरदार के जामिन हैं। जिसको किरदार बनाना है, जिसको किरदार साजी करनी है, लिबास को करना है, अपने आप को करके दिखाए। माशरा ऐसे बदलता है, माशरा ऐसे बदलता है कि जो चीजें अच्छी होती हैं आप उसको करते जाइए, वो खुद ब खुद एक्सेप्ट होती चली जाती है। अच्छा, हमेशा हम जब कल्चर की और अपने अपने सकाफत की बात करते हैं, लोग समझते हैं ये कोई मुंजमद फ्रोजन सी चीज़ है जो सारी ज़िंदगी एक ही जैसे रहने वाली है। इसमें ये ज़िंदगी है, ये अलाइव है, इसमें हरकत है। आप देखेंगे कि कई पुरानी आपकी जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी वो चाहे फेज़ आउट होती हैं, फिर वो अपना कम बैक करती हैं, उसमें मज़ीद और सारे रंग और बहुत सारी खुशबुएं शामिल हो जाती हैं। तो हमारे पास इतनी वुसअत होनी चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को एंटरटेन करते रहें। और जिस तरह के शहजाद भी कह रहे थे, आई थिंक इट इज़ वेरी वेल सेड, और उसको री एम्फसाइज़ करना चाहिए कि हम सिर्फ टॉलरेंस की बात ना करें, बर्दाश्त की बात ना करें, को एग्जिस्टेंस में जो खूबसूरती है कि आप दूसरे को सेलिब्रेट भी करते हैं, दूसरे को स्पेस भी देते हैं। अगर उसकी कोई अच्छी चीज़ है तो आप उसको सीखते भी हैं। तो मेरे ख्याल में गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी इसी तरह। इससे पहले कि हम एक ब्रेक की तरफ चलें, अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इस खूबसूरत मौके का फ़ायदा उठाते हुए अमजद साहब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कुछ खूबसूरत सी पोइट्री, कुछ खूबसूरत से अशार आप हमारे व्यूअर्स के नाम करें इस मौके पे। ख़ास तौर पे पाकिस्तान डे है और यकीनन आपके कहने से हमारी हिम्मत बनती है और उम्मीद के दिए जलते हैं। अच्छा, अभी बात हो रही थी जो करिकुलम की जी, मैं उसमें एक बात करके फिर मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे ख्याल में देखें, शहजाद ने बड़ी अच्छी बात की कि सिलेबस जो है उसको और करिकुलम को हमें आपस में मिक्सअप नहीं करना चाहिए जी। और ये जो करिकुलम है इसको इसमें कोशिश करनी चाहिए कि एक ऐसी यूनिफॉर्मिटी आए कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठा हुआ बच्चा जो है जब वो जिंदगी को विजुअलाइज करे तो वो उसके लिए वो एक खिड़की जो है वो सबके लिए खुली हो। और दूसरी ये है कि हमारे जो टीचर्स हैं, मैं चाहता हूं कि हमें उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हम अपने टीचर्स की ट्रेनिंग की तरफ शायद तवज्जो
बिल्कुल नहीं सही। देते हैं। उनकी मोहब्बत अपनी जगह पे रही, लेकिन ये एक स्किल है। यकीनन तो अमजद साहब, टीचिंग स्किल जो है इसको इम्प्रूव करने के लिए भी थोड़ी एब्सोल्युटली। सी कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी नज्म सुना जी देता हूँ इसी रेफरेंस से, जिस हवाले से ये वतन हमारा है हम जी बात कर रहे थे। तो नौजवानों के लिए एक छोटी सी नज्म है, उसका उन्वान है करो जो बात करनी है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, डू इट नाउ। करो जो बात करनी है, अगर इस आस पर बैठे कि दुनिया बस तुम्हें सुनने की खातिर गोशबार आवाज होकर बैठ जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। जमाना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। वाह, जमाना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। बिठाओ लाख तुम पहरे, तमाशा गाहे आलम से गुजरती जाएगी खलकत, बिना देखे बिना ठहरे। वाह, बिठाओ लाख तुम पहरे, तमाशा गाहे आलम से गुजरती जाएगी खलकत, बिना देखे बिना ठहरे। करो जो बात करनी है, करो जो बात करनी है। वाह, बहुत शुक्रिया इस पैगाम के लिए। और यकीनन आज ही का मौका है, यही लम्हा है, कर गुजरिए जो आपके दिल में है और अपने विजन को, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के मायनाज शायर और इंटेलेक्चुअल जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आलिया भाभी हमारे साथ मौजूद थी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, वो सेगमेंट जो आपका बहुत फेवरेट है, यानी उलमा इकराम से रहनुमाई लेंगे। यकीनन इस माशरे में जहाँ हम कहते हैं कि आज के पाकिस्तान को रियासतुल मदीना की तरह फैशन करना है, तो उसमें क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, क्या हमारे फ़राइज़ हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल अहमद, बहुत ही टैलेंटेड बांसुरी नवाज़, और यकीनन आपको इनके बारे में मैंने पहले भी बताया, ही इज़ ऑल्सो अ फैकल्टी मेंबर, अ लेक्चरर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड म्यूज़िक एट द हबीब यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया दानियाल हमारे साथ मौजूद होने के लिए। जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे उलमाए कराम भी, जिनसे हम यकीनन इस बारे में रहनुमाई लेंगे, आपके सवालात के भी जवाब देंगे, और ख़ास तौर पर ये पूछेंगे कि रियासतुल मदीना जो ख्वाब था, और यकीनन कई लोग जब लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं पाकिस्तान का, यानी पाक सरज़मीन, तो यकीनन कहा जाता है कि अरबी को अगर उर्दू में उसको ट्रांसलेट किया जाए तो रियासतुल मदीना यकीनन पाकिस्तान है। अब नाम के अलावा और हमारे विजन के अलावा किस तरह इस माशरे को, इस समाज को, इस रियासत को रियासतुल मदीना के उसूलों पे हम पाबंद कर सकते हैं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ये हमारा आज का सवाल होगा। और यकीनन इस हवाले से उलमा इकराम हमारी रहनुमाई करेंगे। आलिया भाभी भी हमें इस कॉन्वर्सेशन में ज्वाइन कर रही हैं। इसके अलावा वेलकम करना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना आमिर मोहम्मदी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। अल्लामा साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करें, आज अल्हम्दुलिल्लाह 27वां रोज़ा है और पाकिस्तान के क़याम का दिन भी है, किस तरह देखते हैं इन दो मौजज़ों को, इन दो अहम दिनों को एक साथ होता हुआ? यानी ये इसमें भी आपको लगता है कि अल्लाह ताला का कोई राज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशनसीबी की ये बात थी और बड़ी अल्लाह की नेमत थी, बड़ा तोहफ़ा था अल्लाह का पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए, बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए, कि उसने एक ऐसी मुबारक रात में, कि जिस रात में शब क़द्र जिसे कहा जाता है और कुरान के नुज़ूल की रातों में से एक रात है शब क़द्र में से, उस दिन पाकिस्तान जैसी नेमत से, पाक सरज़मीन की हमें नेमत से हमें नवाजा। लेकिन उसके साथ साथ एक जुमला और कहूँगा, अगर आप बुरा ना माने, कि हमने इस नेमत की कदर नहीं की जो इसका हक था, जो इसका हक था। बिल्कुल। हमने जो रियासत मदीना जो आप कहते हैं, अब रियासत मदीना, अगर रियासत मदीना का लफ्ज़ ना भी इस्तेमाल किया जाए, पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, जो मकासद थे वो एक ही थे। नाम आप उसका पाकिस्तान कहें, रियासत मदीना कहें, मकासद एक ही थे। लेकिन हम अपने मकसद के करीब भी नहीं पहुँचे। मकसद तक पहुँच जाना या अमल करना तो बहुत दूर की बात है, मकासद के करीब तक नहीं पहुँचे। वो क्या चीज़ है? बुनियादी तौर पर वो माशरा कायम नहीं रह सकता, उस माशरे में अमन नहीं रह सकता, वो हुकूमत कायम नहीं रह सकती जहाँ अदल ना हो। बेशक। खुद मौला कायनात हज़रत अली का यह कौल भी है कि कुफ्र के साथ हुकूमतें रह सकती हैं, जुल्म के साथ नहीं रह सकती। हमने अदल का दामन छोड़ दिया, हमने अदल को नहीं अपनाया।
और अदल की तारीफ़ क्या है कि जो चीज़ जिस सलाहियत की हामिल है उसे उस जगह रखा जाए। बिल्कुल। तो हमने अदल का दामन छोड़ दिया और वो जो कौल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुमसे पहले की कौमें इसलिए बर्बाद हुई कि उनके यहाँ जब कोई बड़ा जुर्म करता था तो उसे माफ़ कर दिया जाता था, और जब कोई छोटा जुर्म करता था, गरीब आदमी जुर्म करता था, तो उसे सज़ा दी जाती थी। और इस मौके पर जो सरकार ने मिसाल दी है, उस मिसाल के लिए हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ सरकार ही का हक़ था कि वो ये मिसाल दी। कोई दूसरा आदमी इसके बारे में सोचते हुए काम जाता है कि उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी जिसके लिए आयत तत्हीर नाज़िल हुई है उसके लिए हम नहीं सोच सकते, लेकिन सरकार ने इतनी बड़ी मिसाल दे दी कि उसके बावजूद अगर मेरी बेटी फातिमा भी ये काम करती तो मैं उसे भी सज़ा देता। हमने ये एटीट्यूड, ये कानून, ये रूल ये नहीं अपनाया, जिसकी वजह से माशरा अदम मसावात का शिकार हुआ, और इस अदम मसावात की वजह से माशरे में एक बेहंगमी, एक बेचैनी और एक मार दौड़ हासिल करना, लूट, ये सारी चीज़ें उस वजह से। लेकिन मैं यहाँ एक बात और कहूँगा, जब भी आप बात करेंगे हम लोग हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं, ऐसा नहीं है। कुरान की रोशनी में आवाम जिम्मेदार है, क्योंकि कुरान ये कहता है कि जब तुम बुरे होगे, जब तुम बुराइयां करने लगोगे तो हम तुम पर बुरे हाकिम मुसल्लत अच्छा, हम हमेशा समझते हैं कि शायद जो सियासतदान हैं या जो हुकूमत में ओहदादारान हैं वो हमारे माशरे से कटे हुए लोग हैं, उनको हम तसव्वुर करते हैं कि वो उसी आला मकाम पर हों, उनकी वैल्यू स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो, उनकी मोरालिटी बहुत हाई हो। हमने उनके ऊपर एक एक कंडीशन भी रखी है कि हमारी पार्लियामान में हर वो शख्स जो पार्लियामेंट का हिस्सा बनता है उसका सादिक और अमीन होना भी अहम है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो इसी माशरे की पैदावार है, हम में से ही निकल के जाता है, तो जो हमारी इक़दार होंगी, जो हमारी वैल्यूज़ होंगी, वो उससे मुख्तलिफ नहीं हो सकता। लेकिन आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की अल्लामा साहब, जो मैं आमिर भाई की तरफ लेके जाना चाहूँगी कि जब कोई ताकतवर इंसान कोई जुर्म करे तो उसको पकड़ा नहीं जाता, उसको माफ़ कर दिया जाता है। जो कमज़ोर शख्स होता है उसकी गिरफ्त यानी सख्त होती है। लेकिन फिर एक और चीज़ हम देखते हैं कि कभी कभार अगर कोई पकड़ा भी जाए और कानून के शिकंजे में आ जाए और उसको सज़ा मिलने वाली हो, तो फिर रहम की अपीलें शुरू हो जाती है और कहा जाता है कि हम इस बात में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं बहैसियत एक मुसलमान के कि हम रहम करने पे, सिला रहमी पे, माफ़ कर देने पे भी यकीन रखते हैं। तो फिर इंसाफ और सिला रहमी, माफ़ी, रहम दिली, ये साथ साथ कैसे चले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक़ है कि इस्लाम ने सज़ा का जो कानून वज़ा किया है उसकी हिकमत क्या है, तो यकीनी तौर पर इस्लाम ने माफ़ करने को अहमियत दी है, फ़जीलत दी है। लेकिन जब मामला उस हद को क्रॉस कर जाता है कि जहाँ पर इंसान के बदलने के इम्कानात मादूम होते चले जाते हैं, तो वहाँ पर कुरान करीम ने ये उम्मत पर फ़र्ज़ करार दिया है, रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें सज़ा दे। जब तक फ़र्द का फ़र्द से ताल्लुक़ होता है, फ़र्द को कहा गया है कि आप मामले को दबाएं, पर्दा रखें, लेकिन जब वो मामला रियासत का बन जाता है तो फिर ये रियासत की और फिर उस फ़र्द की भी ज़िम्मेदारी होती है कि उस मुजरिम को सज़ा दिलवाई जाए। क्योंकि देखिए, कुरान करीम में फ़रमाया है कि वलकुम फ़िल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब, कि तुम्हारे लिए कत्ल का बदला दिलवाना ज़रूरी है और इसमें तुम्हारी ज़िंदगी है। अब एक कातिल ने एक शख्स को कत्ल किया, मकतूल फौत हो गया, अब अगर कातिल को भी सज़ा मिल जाए, कातिल भी दुनिया से चला जाएगा, तो ज़िंदगी क्या हुई? तो दो मौतें हो गई। लेकिन कुरान कहता है कि असल में ये लोगों के लिए इबरत का बाइस बनेगा। इसी तरह दीगर जितने भी हुदूद के मामलात हैं उन तमाम में, एक ज़माने में ये कहा जा रहा था कि अगर पाकिस्तान में हुदूद का निफाज हो गया तो हर दूसरा शख्स टुंडा होगा, हर एक का हाथ कटा हुआ होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। असूल असल में यह है कि जब किसी को इबरत हासिल होती है तो एक शख्स को सज़ा मिलती है और बाकी सारा माशरा उस सज़ा से इबरत लेकर सुधर जाता है। जहाँ तक पाकिस्तान की आपने बात बहुत खूबसूरत की कि आपने रियासत मदीना या रियासतुल मदीना की बात की, मैं अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान दो अल्फाज का मुरक्कब है, एक पाक और एक सतान। फ़ारसी का लफ्ज़ सतान जिसका मतलब है रहने की जगह, अरबी में कहते हैं मदीना, जहाँ पर शहरियत के उसूल वज़ा किए गए हों और जहाँ महज़ब लोग रहते हों। और इसी तरह तय्यबा का मतलब है पाक। सही। तो पाक सरज़मीन या पाकिस्तान, मदीना तय्यबा का फ़ारसी और उर्दू को मिलाकर एक जुमला बनता है। तो अगर हम उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से किए हुए उन वादों को ईफा करने की कोशिश करते, आपने बहुत अच्छा किया कि अभी प्रोग्राम में मैं सुन रहा था अमजद इस्लाम अमजद साहब को,
तो मुझे याद आए जमीलुद्दीन आली साहब, जिन्होंने खुद अपने कॉलम में भी लिखा था जब पाकिस्तान बना तो जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो अफसरान थे, उनके पास कागज़ को कागज़ से जोड़ने के लिए पिन्स भी मौजूद नहीं होती थी। वो बबूल के कांटे सुबह साइकिल पर निकलते, बबूल के कांटे जमा करते और वो ऑफिस में रखते, उससे अपने ऑफिस के काम निकालते। लेकिन अगर वो जज्बा बाकी रहता जो मफकूद होता चला गया और हम सब अकरबा परवरी में, माल समेटने में, तायुशात की ज़िंदगी बसर करने में लग गए। लेकिन मदीना तैयबा इसलिए नहीं कायम किया गया था कि अब इसके बाद इस्लाम को आगे लेकर नहीं जाया जाएगा, बल्कि इसलिए कायम किया गया था कि ये वो बुनियादी छावनी होगी जिसके बाद इस्लाम के किले को मजबूत से मजबूत तर किया जाएगा। और वही दुनिया ने देखा, कहाँ मदीना और कहाँ पाकिस्तान। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मदीना तैयबा और पाकिस्तान का एक फ्लैग बेयरर्स हैं। दुनिया में 2 ही आइडियोलॉजिकल स्टेट्स हैं और इस्लाम के नाम पे बना हुआ वो वाहिद मुमलिकत, और हम सब खुश नसीब हैं कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। तो बड़ा अहम सवाल ये है कि जमहूरी अक़दार की अगर बात की जाए, आज हम कहते हैं ना इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन अगर इख्तिलाफ़ राय फितने की कैफियत इख्तियार कर ले तो हमारे पास हमारे दीन की और शरीयत की रूह से उसको हैंडल करने का क्या तरीका है? ये बड़ा अहम एक सवाल होगा, क्योंकि अक्सर अब अगर पिछले ज़मानों में देखा जाए, तारीख़ में देखा जाए, तो आपको बहुत सारी बगावतें नज़र आएंगी, चाहे मुग़लिया दौर में नज़र आएँ, और तख्ता उलटता हुआ रियासतों का नज़र आएगा, लोगों की गलगार नज़र आएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसी तरह का इंफिशार आप इर्द गिर्द देखते हैं, कहा जाता है ज़ोर ज़बरदस्ती से रियासत इसको ख़त्म नहीं कर सकती, इनको मज़ाकरात की टेबल पे लेके आएँ। लेकिन अगर कोई बदनीयती से मज़ाकरात की टेबल पे बैठे और किसी सुलह की या किसी एक तरह से कोई अग्रीमेंट ना हो पा रहा हो, डायलॉग आगे ना बढ़ रहा हो, और मुल्क की तरक्की को, मुल्क के सुकून को, मुल्क के अमन को नुकसान पहुँच रहा हो, तो फिर शरीयत और दीन हमारी किस तरह रहनुमाई करता है? ख़ास तौर पर जो भी दौरे हाज़िर का इमाम है, जो भी उसको उस सल्तनत का हाकिम है, उसको संभाल रहा है, उसके लिए क्या हुक्म है? इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। और बातों बातों में मौका ही नहीं मिला कि किचन का चक्कर लगाया जाए। आलिया भाभी, आज बड़ी खामोशी से काम हो रहा है यहाँ पे, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाती हैं, आ रही है ना? हमेशा की तरह अपनी बहुत ही लजीज खानों की खुशबुओं से एहसास दिला रही हैं। सलमा की यहीं पे मौजूद हैं और काम कर रही हैं, है ना भाई? अच्छा, आज मुझे लग रहा है ज़बरदस्त से शाही टुकड़े बने हुए हैं और ईवा है, शाही टुकड़ा मिक्स रखा हुआ है जिसका आपने इस्तेमाल किया। बताएं आज क्या क्या? आज हमने बनाए हैं बन कबाब। बन कबाब हैं और शाही टुकड़े बनाए हैं लजीजा के शाही टुकड़ा मिक्स के साथ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट किया है, फ्यूजन किया है। आपने ब्रेड फ्राई करके रख ली और जो उसका मिल्क बनाना है उसको अच्छा सा गाढ़ा सा करके बना के रख लिया, इस तरह सॉस की तरह, एंड देन यू जस्ट पोर इट। मोर लाइक अ कस्टर्ड। हां, बिल्कुल कस्टर्ड। वो जितना पकता जाएगा उतना थिक होता चला जाएगा। अच्छा, और आप इसको चाहेंगी कि कस्टर्ड फ्लेवर टाइप का ही हो, या इसमें हमारे लोकल जायके, यानी हमारे जो रिवायती जायके आपको नजर आए, इसमें ज़ाफ़रान हो, इलायची का फ्लेवर आ रहा हो, रूह केवड़ा, वो आप ज़्यादा पसंद करती हैं, या कस्टर्ड ही होना चाहिए? नहीं, कस्टर्ड ही बच्चे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आज जैसे हम अपने मुल्क की उस खुशी को मना रहे हैं, तो मैं ट्रेडिशनल उस रवायती जो जायका है उसकी बात करूंगी, और मैंने बिल्कुल वही किया है। आप केवड़ा, और वो सबसे बड़ी बात है ज़ाफ़रान का कलर देख रहे होंगे जो धूप पे आया हुआ है। आपको पता है बचपन में मुझे ऐसी बात है, मसालों के नाम सारे आलिया अभी याद नहीं होते थे, मैं उसको महंगे वाले धागे बोलती थी क्योंकि वो महंगे बहुत होते हैं और वो धागे की तरह होते हैं। मैंने कहा महंगे वाले धागे की तरह नजर नहीं आ रहे वैसे। नहीं, वो ब्लेंड हो गए हैं, लेकिन बड़ा अच्छा नाम दिया है। महंगे वाले धागों के साथ आप बनाएं ये दूध, और इसको अच्छा गाढ़ा कीजिए, क्योंकि इस पर जब तक कलर ना आए तब तक मज़ा नहीं आता। और आपने बड़ा क्रिस्प सा ब्रेड को फ्राई कर लेना है और उसके ऊपर पोर करना है। साथ आप किसी भी मिल्क कंटेनर के साथ आप रख लें, किसी भी चीज़ के साथ रख लें, ये बड़ा अच्छा और बड़ा खूबसूरत लगता है। ज़बरदस्त। और अच्छा जी, और बन कबाब में जितनी पाकिस्तान में इनोवेशन हुई है ना, वो शायद ही किसी और चीज़ में, रोल कबाब में हुई है, रोल कबाब और बन कबाब में। लेकिन इसको आपने ट्रेडिशनल अंदाज में बनाया है, तो इसमें चटनी कौन सी? हम केचप तो नहीं यूज़ कर रहे होंगे? नहीं, मैंने थोड़ी सी जस्ट ड्रेसिंग के लिए किया, केचप के बगैर गुजारा नहीं है। देखें, कनौर की केचप जब तक खानों के साथ ना हो तो टेस्ट डेवलप नहीं होता। यस, इनकी चिली गार्लिक सॉस हमने इसके अंदर ऐड की है, रेड सॉस हमने बनाई है, मिंट सॉस हमने बनाई है। शुक्र है आज आपने चिली गार्लिक सॉस की, वरना रोज हम केचप ही खा रहे थे। मैंने आपकी खातिर अपना जो इतना प्रिय मित्र जो पुदीना है उसको इतने दिनों के बाद इस्तेमाल किया है आज। तो हाँ, वैसे प्रिय मित्र पुदीने को हम बड़ा मिस कर रहे थे, आज वो भी वापस आ गया। अच्छा, दूसरी ये चाट क्या है? ये मिंट बूंदी है, जैसे हम लोग दही फुल्कियाँ भी कहते
कहते हैं, बूंदी भी कहते हैं, वो मैंने बनाई है। उसमें आलू डाला है, प्याज डाला है, हरी मिर्चें हैं। मुझे वो समझ में आ गई है कि सिद्रा को तीखा बहुत पसंद है। लेकिन सलमा जी अब नया लाई हैं, कल तक तो यही बहस चल रही थी सोशल मीडिया पे कि ये दही बड़े होते हैं पाकिस्तान कराची की तरह, या ये दही भल्ले होते हैं लाहौर की तरह। आपने इसका नाम ही बदल दिया, मैंने कहा बूंदी है। मैं बिल्कुल कराची वाली बन गई, ये बूंदी है। लेकिन ये कि अगर मैं पंजाब की साइड पे चली जाऊँ तो ये दही फुल्कियाँ हैं, वो जो हम बनाते हैं, लेकिन छोटी होती हैं तो इस वजह से हम उसको फुल्कियाँ कहते हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। और उसके साथ दिल की बात कहेंगे। अच्छा, एक बहुत डिफरेंट सा आपको ये बना के दे रही हूँ ड्रिंक दूध के साथ। कभी आपने जब दावतों में बहुत ज़्यादा बनाया हो, या हम उसके अलावा जब न्याज वगैरह करते हैं उसके लिए मैं बनाती हूँ दूध, थोड़ा सा राइस बॉईल करके और उनको ब्लेंड कर देती हूँ। उसमें थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ साथ में ब्लेंड करती हूँ, रेशम साथ में ब्लेंड करती हूँ, एंड देन उसको हम बनाने के बाद मैं बड़ी क्वांटिटी में बना के उसमें पिस्ते बादाम बना के ठंडा कर लेती हूँ। जिस टाइम सर्व करने लगती हूँ देन उसमें 7 अप ऐड करती हूँ। तो इसको क्या कहती हैं? फिरनी 7 अप नहीं, हम इसे लगा तो slush- यही हम इसे खोया स्लश कहते हैं। खोया स्लश नहीं है, ये खोया खोया चांद है। लेकिन आप यकीन जाने, ये मेरा इतना मशहूर, लोगों को इतना पसंद है कि स्पेशली कि निकाह की सेरेमनीज में मुझसे बनवाया जाता है कि नहीं वो वाला दूध बना मैं आज ही ट्राई करूंगी। इसमें आपने कहा दूध भी इस्तेमाल करती हैं उसके साथ? आपने थोड़े से आपने तो राइस बॉईल किए दूध के अंदर ही और उसे ब्लेंड कर लिया। उसमें बादाम, पिस्ते, जो आपने ऊपर से लवाजमा डालने ये ज़रूर डालें, और उसके अंदर अब्रेशम ऐड करें, अर्के गुलाब या गुलाब की पत्तियां ब्लेंड कर लें और उसको अच्छा गाढ़ा होने दें। देन उसके बाद ठंडा कर लीजिए। गर्मियां हैं तो ऑब्वियस है ठंडा। ऑन अ लाइटर नोट, अगर बची हुई खीर हो तो उसका बना आप उसका भी बना सकते हैं, बहुत सारे लाइटर नोट, लेकिन ये कि ये बनता बहुत अच्छा। थैंक यू सलमा, वापस चलेंगे। और बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं, वेरी पाकिस्तानी फ्लेवर्स, और जो भी इसका नाम आप देना चाहें हर नाम से खूबसूरत है और हर नाम ही इसका जायकेदार है। आलिया भाभी, ये वैसे अक्सर हमारे यहाँ बहस चलती रहती है और लोग कहते हैं कि जी यहाँ का जायका ज़्यादा मशहूर है वहाँ का, लेकिन ये सारे कलर्स हैं पाकिस्तान के, क्या कहेंगी इस बारे में? ज़बान में जायका हो तो हर चीज़ का जायका आता है। बेशक। और वाकई ये सारे रंग हैं और इसी से गुलदस्ता बनता है। ये ज़रूर है कि किसी का रंग और है, खुशबू और है, लेकिन मिलकर ही गुलदस्ता बनता है। आलिया भाभी, ये जो बात अभी हम कर रहे थे उसका आगाज़ आप ही से कर लेते हैं कि जब ये फितना होता है और यकीनन लोग इख्तिलाफ़ राय में पड़ जाते हैं, एक तरफ कोई सिमत नहीं निकल पा रही होती, और हम कहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा जो हाकिम वक्त है, जो इख्तिदार में है, उसको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। वो निकाले कोई रास्ता, बर्दाश्त करे और अपोजिशन की तरह एक्ट ना करे। आप क्या समझती हैं कि ये मसलों को और इल्तिवा में डालता है और उलझा देता है? देखिए, अभी जब हम हुदूद के हवाले से बात कर रहे थे तो उसमें तो मैं प्योरली फैमिली की तरफ ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि फैमिली में ही मैं देख रही हूँ, इस पर बहुत तस्करा नहीं करूँगी, लेकिन मैं देखती ये हूँ कि बेटी के साथ अगर ज़्यादती हो रही होती है, माँ उस तरह नहीं खड़ी होती। ये इस वक्त माँओं का भी जो एक बहुत ही एक ट्रेंड ऐसा, माँ तो नहीं बोलूँगी, माँ तो हसीन है, माँ तो अजीम है। मैं औरत के हवाले से बात करूँगी कि औरत का जब एक रूप हम देख रहे हैं जिसमें केस कोर्ट में जाता है, उसके बाद वो ही औरत अगर मियाँ को ख़त्म करती है, कत्ल करती है, ठीक है, बहुत सख्त लफ्ज़ है लेकिन ये सब हो रहा है, उसके बाद उसको माफ़ी मिल जाती है, बच्चों की मद में भी उसको रहम की माफ़ी मिल जाती है, और हमारा माशरा भी इस बात को नहीं समझता, रिश्तेदार इस बात को नहीं समझते। गुनाह जुल्म औरत करे या मर्द करे कोई तखसीस नहीं है, मुजरिम सिर्फ मुजरिम है। ये मैं ज़रूर कहती हूँ कि जुर्म से नफरत करो बजाय इसके कि मुजरिम से नफरत करो, लेकिन कुछ जुर्म इतने संगीन होते हैं कि जब तक आप उसको मंतकी अंजाम नहीं देंगी हालात नहीं सुधरेंगे। शेल्टर में उन बच्चियों का आना जो तरह तरह के इस तरह के मसाइल में, इतने मुश्किल चीज़ें हैं कि मैं अल्फाज ढूंढ रही हूँ जिन मसाइल में वो बच्चियाँ होती हैं, उसके बाद अगर उनकी माँ उन्हें कोर्ट के थ्रू ले जाती है, माँ बाप के पास अख्तियारात हैं कि वो बच्चों को लेके जा सकते हैं, बेटियों को, उसके बाद अगर वो हमें फ़ोन पे कहते हैं कि आप हमें रोक नहीं सकते, हमारी बेटी, हम इसके साथ जो चाहे करेंगे और आप अपने पास नहीं रख सकते, और कोर्ट के पास भी इख्तियार नहीं है क्योंकि उन्होंने माँ बाप के पास जाना है, तो मैं इस हाकिम वक्त को क्या कहूँ, वो तो अपनी जगह है, वो ठीक है कवानीन को बेहतर करे, लेकिन मैं तो माशरे पे आ जाती हूँ, मैं तो माँ पर, रिश्तेदारों पर, सब पे, ये जो हमने गठजोड़ कर ली है ना पैसे के लिए, जायदाद के लिए, इसके लिए, और ये जितने फैसले हो जाते हैं और रहम की अपीलें होती हैं, ये गठजोड़ पर होती हैं। इवन मुजरिम को यूं भी छोड़ दिया जाता है कि जो पैसा मिलेगा, मिल्कियत मिलेगी, उसको वो बांट देगी, तो जाने वाला चला गया जी, और उसके पैसे को आपने मिल बांट कर खा लिया, अपनी अजीजों ने, अपने खूनी रिश्तों ने। इस चीज पर कुछ बेहतर करना चाहिए। फैमिली की बात हो रही है, लेकिन इसको दोबारा मैं लेके आना चाहूँगी इन द कॉरिडोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी जो साहिब अरबाब, साहिब इख्तियार लोग होते हैं, इख्तिदार में होते हैं। आमिर भाई,
क्या कहेंगे? कई ऐसे मसाइल होते हैं जो उलझते चले जाते हैं। एक रियासत है, एक मुल्क में मुख्तलिफ सोच के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ तबका फ़िक्र है। किस तरह एक वक्त में, यानी एक जो शख्स इक़्तिदार में है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनको साथ लेके चले दौरे हाजिर में, क्योंकि हम जानते हैं कि हर तरह की प्रेशर बिल्डिंग होती है, हर तरह का एक पॉलिटिकल क्लाउड अपना इस्तेमाल किया जाता है अपने मनपसंद फैसले करवाने के लिए। देखिए, जब रियासत अपने फ़राइज़ पूरी तरह से तुंदही के साथ अंजाम देती है तो प्रेशर ग्रुप्स बन नहीं सकते, क्योंकि प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं आवाम की बेस पर, और जब आवाम को उनके राइट्स और हुकूक मिल रहे होते हैं, उनकी दहलीज पर उनकी मेहनत का पूरा समरा मिल रहा होता है, तो कभी भी ऐसे सियासी जुगादरियों के हथकंडों का हिस्सा नहीं बनते। लेकिन जब रियासत ख़ुद मुस्तहकम नहीं होती, उसके फ़ैसलों में इबहाम पाया जाता है और वो तवाज़ुन के बजाय अदम तवाज़ुन का शिकार होती है, तो यकीनन इस किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। और इख्तलाफ का होना एक फ़ितरी अम्र है। यकीनन जब बहुत सारे दिमाग होंगे तो उन दिमागों में अलग अलग सोचें आएंगी, और ये हुस्न भी है माशरे का। लेकिन अगर इसकी बुनियाद इखलास पर हो और इसकी बुनियाद खुलूस पर हो, नियति पर हो, तो यकीनन इसके नताइज हमेशा अच्छे निकलते हैं। क्योंकि जब 4-5 अफराद मिलकर मुख्तलिफ राय होने के बावजूद किसी एक समत की तरफ रुख करते हैं तो फ़ैसला यकीनन अच्छा होता है। लेकिन अगर उनके अपने मफादात हों और फिर वो मफादात रियासत से भी बालातर हों, खुद गर्जी पर मबनी हों या गिरोही मफादात हों, तो फिर यकीनी तौर पर उसके इख्तलाफात होते हैं, उसके बहुत संगीन नताइज होते हैं। और कुरान ने उसका जो नतीजा हमारे सामने रखा है वो यही रखा है कि सल्तनत बिगड़ जाती है और ये फ़ैसले फिर मुस्तक़बिल पर मुहित होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि वशाविरहुम फिल अम्र, आप भी, हालांकि आप साहिब वही हैं, आप पर वही उतरती है, लेकिन आप भी मशवरा किया कीजिए अपने अहबाब से, अपने असहाब से, और मशवरे के बाद फिर आपको डिसीजन लिया कीजिए। लेकिन जब डिसीजन ले लें फिर किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना है। फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, फिर अल्लाह पे भरोसा करना है। तो जब रियासत कोई स्टेप उठा ले फिर अब उसकी रेट का कायम रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर अब उसने कोई झोल दिखाया, अब उसने अगर कोई कमज़ोरी दिखाई, तो आने वाले वक्तों में दीगर लोग भी फिर सर उठाते हैं और फिर उनकी, अब तो सिचुएशन ये है कि बैरूनी एजेंडे पर लोग काम कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तान में बैरूनी फंडिंग हो रही होती है। तो अगर ऐसे हालात के अंदर कोई सिचुएशन होती है, और सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब मुसलमानों के 2 गिरोह लड़ जाएं तो उनके दरमियान सुलह कराओ। लेकिन अगर एक गिरोह उस सुलह पर आमादा ना हो रहा हो तो फिर सुलह कराने वाले भी और जिनसे सुलह कराई गई थी वो भी मिलकर उसके ऊपर सख्ती करें, सख्ती कर सकते हैं। जी हाँ, यकीनी तौर पर बिल्कुल सही है। रियासत को अपनी रिट का कायम रखना बहुत अहम है, तमाम लोगों का ख्याल रखना बहुत अहम है। किसी चीज़ को अगर हम पुरअमन एहतजाज कहते भी हैं तो जो तकलीफ़ में मुब्तला करते हैं लोगों को, चाहे वो आने जाने वाले हों, रास्ता बंद करना हो या लॉ एंड ऑर्डर को अपना हाथ में लेना हो, आई थिंक इन सब चीज़ों की मुमानियत है और यकीनन ये एक रियासत का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन मैं जाना चाहूँगी राफ़े की तरफ भी जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अल्लामा साहब, एक सवाल आपसे भी, मुझे ये बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के शहरी हैं, यानी हमें फ़ख्र है कि हम एक इस्लामी मुमलिकत हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि उसूल क्या हैं, नॉन मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे बाहमी ताल्लुकात क्या होने चाहिए? ज़ोर ज़बरदस्ती का रिश्ता है? दीन हमें क्या उसूल सिखाता है? क्योंकि को एग्जिस्टेंस अगर एक आलमी सतह पर देखा जाए, अक़वाम आलम के तौर पे, तो हमारा क्या एक रोल हो सकता है? और ख़ास तौर पे जिस तरह हम देखते हैं कि इस वक्त दौर हाज़िर में एक बहुत बड़ा खलीज, एक बहुत बड़ा मिसकम्यूनिकेशन या कम्यूनिकेशन गैप ये है, जिसके कई दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी निशानदेही कर चुके हैं कि वेस्ट या यूरोप नहीं समझता तक़द्दुस रसूल पाक को, और हमें ख़ुद उनको एहसास दिलाना है कि ये हमारे दिलों के कितना करीब है, कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट इशू है। ये गैप कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, एक बात मैं आपसे कहूँ, एक तो हमारे यहाँ शरीयत में एक टर्म्स है काफिर हरबी और काफिर गैर हरबी, जिसे आप कह लें। इस वक्त दुनिया की सिचुएशन ये है कि हमारे ये जितने यूरोपीय ममालिक हैं या अमेरिकन हैं, ये हमारे काफिर हरबी नहीं है। इनकी हमारी जंग नज़रियाती जंग है। नज़रियाती जंग में नज़रियाती इख्तलाफ को नज़रियाती इख्तलाफ ही और नज़रियाती तौर ही से हल किया जाता है, सही, जंग के ज़रिए से नहीं किया जाता। हमारी एक बड़ी बदनसीबी ये रही है कि कोई मामला किसी मुल्क में होता है तो हम उस मुल्क के ख़िलाफ़ या उस नज़रिए के हक़ ख़िलाफ़ जो उसका नज़रिया था वो कोई काम नहीं करते, वो कोई बात हम नहीं करते। हम अपनी गाड़ियाँ जलाते हैं, हम अपने लोगों को मारते हैं, हम आग लगाते हैं, हम करोड़ों अरबों रुपए का अपना माशी नुकसान कर देते हैं। गोया कि हम इस तरह से उन्हीं के एजेंडे में अमल कर रहे हैं जो हमारे दुश्मन हैं। वो दीन जो नमाज भी शारा आम पर पढ़ने की इजाज़त नहीं देता,
वो दीन, नमाज तो सबसे अफजल है, नमाज कह रहा तो कुछ है ही नहीं, तो वो कहता है कि दीन इशारे पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो वो दीन ये कैसे कह सकता है कि जी घर में आप रोड पे आग लगा दें किसी वक्त खातिर। दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि जैसे ये तौहीन आमेज़ वगैरह खाके वगैरह हैं, इसमें एक अजीब बात ये कि क्या हुकूमतें इसमें इन्वॉल्व हैं? हुकूमतें नहीं इन्वॉल्व, यानी कोई हुकूमत नहीं कर रही, तो इंडिविजुअल कोई लोग कर रहे हैं। सही, हम उसको उसी सिफारती अंदाज में प्रेशराइज कर सकते हैं और उनको इस प्रेशर रोक सकते हैं। ये अपने जलाकर अपनी गाड़ियाँ, अपने घर, अपने रोड बंद करके, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नारे लगा के, अपने ही आदमियों को, अपनी पुलिस को, अपने रेंजर्स को कत्ल करके हम उन पर कोई प्रेशर नहीं डाल सकते। सही, ये बड़ी अहम बात आपने की। इस बात को अल्लामा साहब मैं आगे भी लेके चलना चाहूँगी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। अच्छा जी, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। कभी कभार अपना जो एहतजाज राय है, इख्तलाफ राय है, उसको रजिस्टर कराते कराते हम अपना ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। दूरस्त होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अपने एक्शंस का जो इतना लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म जो नतीजा निकलेगा वो बताना बड़ा अहम है। ये बड़ी पुरानी कोई बात नहीं है, अभी पिछली जो सदी गुजरी है, बल्कि पिछली जो दिहाई गुजरी है, उसमें हम देखते हैं पाकिस्तान को लेबल कर दिया गया था कि यहाँ पे शिद्दत पसंदी बहुत ज़्यादा है, यहाँ नफ़रत अंगेज़ी बहुत ज़्यादा है। इस इमेज को ज़ायल करते करते हमें बहुत अरसा लगा है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम टेररिज्म से ट्यूरिज़म के एक नए दौर में आए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर अफरा तफरी नज़र आती है। इख्तिलाफ राय को मेज़ पे मज़ाकरात पे हल करने के बजाय एक दफ़ा फिर लोग सड़कों पे आ जाते हैं। इससे जो तासुर अपने मुल्क में है, जो तसलसल हमारे मुल्क में है, उसके साथ साथ इंटरनेशनली भी हमारे इमेज को नुकसान पहुँचता है। लामा साहब, आप इस बारे में कुछ कह रहे थे? ख़ास बात की तरफ इशारा करना ज़रूर समझूँगा इस हवाले से। हमारे यहाँ एक जुमला कहा जाता है कि हमने तारीख़ से सिर्फ़ एक ही सबक सीखा कि हमने तारीख़ से कुछ सीखा नहीं। सही, ये जो इख्तलाफ राय में हम अपने घर जला रहे हैं, यहूदियों से खैबर की जंग थी सरकार ख़त्मी मरतबत की, और पड़ोस में शमून यहूदी रहता था। क्या तारीख़ में कोई ऐसा वाक़या मिलता है, रसूल तो छोड़िए, किसी सहाबी ने उसके घर जला दिया हो, उसके दरवाजे में पत्थर मारे हों, किसी लड़के ने उसको पथराव कर दिया हो कि भाई यहूदियों से जंग हो रही है, बल्कि उससे तमाम लेन देन हो रही है। सही, उस शमून यहूदी से लेन देन हो रही है, यहाँ तक कि कर्ज़ भी लिया जा रहा है उससे। तो बताया ये सरकार ख़त्मी मरतबत ने कि माशरती क़वानीन जो होते हैं वो मज़हब के ताबे नहीं है। सही, यानी ये नहीं है कि वो एक मज़हब वाले पे लागू होंगे और दूसरे मज़हब वाले पे लागू नहीं होंगे। माशरती कानून जो भी मुल्क में रह रहा होगा, जो उस माशरे में रह रहा होगा, उस मुल्क के कानून वो सब पर लागू होंगे। तो अगर आपकी लड़ाई यानी काफिर हरबी है यहूदी, वो जो खैबर का है, लड़ाई जारी है, जंग है आपकी, उससे वो हमले कर रहे हैं, वो मुसलमान जो वहाँ से गुजरते हैं उन पर हमले करते हैं, जिसकी वजह से खैबर की जंग हुई। लेकिन उसके बावजूद मदीने में रहने वाले यहूदियों को किसी ने एक पत्थर नहीं मारा। तो हमें अपने जो हम बड़ा दावा करते हैं कि हम सहाबा कराम पे जान देते हैं, हुर्मत रसूल पे हम जान देते हैं, ये हुर्मत रसूल को हम तबाह कर रहे हैं, वो क्या तबाह करेंगे? वो उसने तो एक जो कुछ भी बनाया था वो एक पता नहीं 50 आदमियों ने देखा होगा, हमने उसको फैलाकर और रसूल के अहकामात के ख़िलाफ़ अमल करके हमने रसूल की हुर्मत को ज़ाया कर दिया। आपने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नसीहत की अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का और ये बात को इतने वसूख के साथ, इतने स्ट्रेस के साथ कहने का कि देखें जी, हमें अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा, हमारे अमल से हमारे इर्द गिर्द क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, हम अपने मुमलिकत को किस तरह नुकसान पहुँचा रहे हैं या हम उसका फ़ायदा कर रहे हैं। ये वो सवाल है जो हम सब पे लागू होता है, एंड वी मस्ट सीक द आंसर फॉर इट। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आमिर भाई, आपके यहाँ होने का बहुत शुक्रिया। आलिया भाभी, थैंक यू वेरी मच। वक्त मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है जी। तलवारों से ही नहीं होता, जिहाद के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, हमें इस वक्त हालात के हिसाब से जिहाद करना। बिल्कुल सही, और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो इमेज है, यकीनन हमारा दीन सलामती का पैगाम लेके आया है और उसको भी हमें हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए। इसी के साथ जी हमें इजाज़त दीजिए। आज प्रोग्राम का वक्त हमारे पास वाकई कम है, लेकिन तमाम तर लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और ये बड़े अहम मैसेजेस आप तक लेके आए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आखिरी अयाम है इस मुबारक महीने के, तो यकीनन आपका हमारा साथ रहेगा ऑल द वे टिल चांद रात। तो अपना बहुत ख्याल रखें और इंशाअल्लाह ताला जल्दी हाजिर होंगे कल दोबारा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।